हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 25th वीक डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये 25वां हफ्ता जो है वो चालू हो गया है। आप अभी 6 मंथ्स में एंटर कर गए हो, तो अभी 3 मंथ्स जो है वो सिर्फ आपके बचे हैं। 25th वीक में बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये जो 25th वीक होता है, इसमें हमारा जो बेबी है वो अराउंड 13 इंचेस या 33 सेंटीमीटर इतना हो गया है। बेबी जो है उसका वेट जो है वो 700 to 800 ग्राम्स इतना हो गया है। बेबी की जो मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें बेबी को स्टार्टल रिफ्लेक्स आ गए हैं। मतलब कि हमारा बेबी जो है उसमें ये स्टार्टल रिफ्लेक्स, मतलब कि जब हम बेबी को हाथ लगाते हैं, जब ये बेबी नया बॉर्न होता है तो बेबी एकदम से स्टार्टल हो जाता है, मतलब कि बेबी अचंभित हो जाता है जिसे हम कहेंगे। तो ये स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है वो 25th वीक में ही बेबी को आना चालू हो गया है। इसके अलावा बेबी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें लंग्स जो है वो, जो न्यूमोसाइट्स करके एक सेल जो डेवलप हुए थे पिछले वीक में बेबी को, जो हमने 24th वीक की वीडियो में डिस्कस किया, वो अभी सर्फेक्टेंट सिक्रीट करना चालू कर दे रहे हैं। तो ये लंग जो है वो अभी बेबी का मैच्योर नहीं हुआ है। बेबी की जो श्वसन की जो रचना है वो अभी पूरी नहीं हुई है, फिर भी जो सर्फेक्टेंट जो है वो सिक्रेट होना ये न्यूमोसाइट्स में से ये चालू हो गया है। ये सर्फेक्टेंट जो है वो आगे जाके जो लंग्स है उसको एक्सपांड करने में, उसमें एयर जो है वो फिल करने में मदद करता है। पर धीरे धीरे लंग्स में ब्लड वेसल्स जो है वो बढ़ना चालू हो गया है। जो रक्तवाहिनी है वो लंग्स में भी बनना चालू हो गए हैं। और अभी जो एमनियोटिक फ्लूइड है, मतलब कि जो गर्भजल है, उसको बेबी अंदर लेके बाहर निकाल रहा है। तो एयर जो है वो नहीं है, पर गर्भजल जो है वो अंदर बाहर बेबी का हो रहा है। इसके अलावा जो भी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है वो भी अभी चल रहा है। नर्व्स जो है, ब्रेन जो है, वो काफ़ी अच्छे से अभी चल रहा है। सकिंग स्वालोइंग रिफ्लेक्स जो है, मतलब कि बेबी जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है उसको स्वालो कर रहा है, सकिंग कर रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी बेबी के रिफ्लेक्स में डेवलप हो गई है। बेबी का जो विजन है वो रिएक्टिंग टू लाइट हो गया, मतलब बेबी अभी डार्कनेस और लाइट ये समझ सकता है, तो बेबी का विजन जो है वो भी अभी डेवलप हो गया है। ये हो गया है बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। अब जानेंगे कि मदर में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। मदर में अभी 25th वीक हो गया है, तो बेली बटन के ऊपर अभी बेबी बम जो है वो आ गया है। यूट्रस जो है वो अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर अबव द अम्बिलिकस इतना हो गया है। आपका वेट गेन जो है वो अराउंड 7 kg तक अभी तक हो गया होगा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कभी कभी ये वीक के आगे आपको हाथ में मिडियल साइड में आपको नमनेस फील हो सकता है। तो ये नमनेस क्यों फील हो रहा है, तो इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम ऐसा कहते हैं। ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है, तो जनरली जो ये हमारी कलाई होती है वहाँ पे कुछ डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड होता है, मतलब कि वाटर रिटेंशन होता है। तो ये वाटर रिटेंशन होने की वजह से, मतलब कि पानी यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से, भरने की वजह से जहाँ के जो नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स जो है वो दब जाते हैं। तो ये नर्व्स दबने की वजह से फिर झुंझुनाहट जैसा फील होना, नमनेस जिसे हम झुंझुनाहट भी कहते हैं, वैसा फील होना ये हो सकता है। तो ये जो नमनेस है ये आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो रही है। पर डोंट वरी, ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो डिलीवरी के बाद आपका जो स्वेलिंग कम होने के बाद ये पूरी तरीके से आपका ठीक होने वाला है। इसके लिए आप विटामिन B12 के सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हो, कुछ आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही आपको इसके बारे में तकलीफ है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर आपने इसके बारे में सलाह ले सकते हो। इसके अलावा और एक चीज़ हो सकती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब किसी किसी को पैर जो है वो ज़्यादा ही बेचैनी हो सकती है, पैर हिला सकते हैं वो ज़्यादा ही, जिसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ऐसे कहते हैं। तो ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो क्यों हो रहा है, कभी कभी इसका कारण आयरन डिफिशिएंसी भी बोला गया है। मतलब आप में अगर खून की कमी है तो भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप, या फिर आपका हीमोग्लोबिन ठीक भी है लेकिन आपको ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो रहा है,
तो ऐसे केस में आपको नो आयरन सप्लीमेंटेशन लेके ये कम हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, कभी कभी पाइल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। पाइल्स के प्रॉब्लम के लिए ज़्यादातर अपने फाइबर डाइट जो है वो बढ़ाना चाहिए। खाने में आपके फाइबर किस किस में रहता है, जैसे कि वेजिटेबल्स में, सैलड्स में, फ्रूट्स में, जो पूरा फल अगर आप खाते हो तो ये फल, पूरे फल में ज़्यादा फाइबर हमें मिलते हैं। फ्रूट जूस जो है, फ्रूट जूस से अच्छा है कि आप पूरा फ्रूट जो है वो यूज़ खाइए, तो उससे भी आपको फाइबर मिल सकते हैं। अब इसके अलावा आपको इसबगोल जो है उसमें भी अच्छा फाइबर रहता है, तो वो भी आप ले सकते हो। ऑफकोर्स डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यूज़ करनी है। सो ये हो गया है अबाउट कॉन्स्टिपेशन। अगर ज़्यादा ही है तो आप सीरम डुफेलाइक भी ले सकते हो। और अगर हार्ड स्टूल्स है तो आपको सिस्ट बाथ, हेमोराइड्स के लिए आप सिस्ट बाथ मतलब वार्म वाटर में आप बैठ सकते हो, जिसे हम सिस्ट बाथ ऐसा कहते हैं। ये भी आपको काफ़ी रिलीफ दे सकता है। केगल्स एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो अगर आपको ये हेमोराइड्स या पाइल्स की तकलीफ है। तो केगल्स एक्सरसाइज होता है जिसमें हम पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो होते हैं, मतलब आपके जो पेरिनियल मसल्स जो होते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज होता है। तो ये जो पेरीएनल और पेरिनियम की जो मसल्स है उसको आप कॉन्ट्रैक्शन करके रिलैक्स करना होता है। तो ये आप 8 to 10 टाइम्स 3 टाइम्स इन अ डे ऐसा करना चाहिए। तो ये केगल्स एक्सरसाइज जो है इसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, एनिमेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो ये जो केगल्स एक्सरसाइज है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है ऐसे केसेस में। उसके अलावा आपको कभी कभी डिजीनेस मतलब चक्कर आए जैसा भी लग सकता है। बीपी जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में फॉल होता है तो उसमें चक्कर आना, हेडेक होना, ये सारी चीज़ें भी रह सकती है। नेजल स्टफीनेस होना मतलब कि नाक में भरा भरा जैसा लगना, ये क्योंकि ब्लड फ्लो आपका बढ़ रहा है सारी जगहों का, इसकी वजह से ये होता है। उसके उसके अलावा राउंड लिगामेंट पेन, थोड़ा थोड़ा पेन जो है वो आपको रह सकता है। ये पेन जो है वो आपका जो राउंड लिगामेंट है वो खींचा जा रहा है या फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पेन आपको रह सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले फाइब्रॉइड था, फाइब्रॉइड मतलब कि आपके गर्भाशय में गांठ थी, तो ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये फाइब्रॉइड का रेड डिजनरेशन होता है और ये रेड डिजनरेशन होने की वजह से आपको पेन हो सकता है। तो ये कुछ डरने की आवश्यकता नहीं, इसका हम जनरली कंजर्वेटिव ही मैनेजमेंट करते हैं। ये जो रेड डिजनरेशन होता है फाइब्रॉइड का, तो इसको हम जनरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, आपको आईवी फ्लूइड्स देते हैं, आपको हम आईवी एनालिसिस देते हैं, आईवी पैरासीटामोल हम लोग देते हैं, जिससे कि आपका ये रेड डिजनरेशन जो है वो कम हो सकता है या फिर इसका पेन जो है वो कम हो सकता है। आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आगे अच्छे से कंटिन्यू हो सकती है। सो ये हो गया है अबाउट रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ये अगर आपको गर्भाशय में अगर फाइब्रॉइड है या फिर गांठ है तो ही ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। सो प्रीटर्म अगर किसी को डिलीवरी हुई है, मतलब प्रीवियसली प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, तो उन लोगों ने ज़्यादा ये जो वीक होता है उसमें सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो वीक है आपका लंग्स जो है वो मैच्योर नहीं है। एक बार आप 28 वीक्स क्रॉस कर जाते हो, 28 हफ्ते आपके क्रॉस हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका बेबी का मैच्योरिटी जो है वो थोड़ा अच्छा रहता है। सो प्रीटर्म डिलीवरी जिनकी है उन्होंने इस वीक्स में ज़्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करना है। सर्विक्स का लेंथ अगर आपके छोटा है तो ऐसे केस में भी आपने ट्रैवलिंग या फिर ज़्यादा आपका स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ जो है वो आपने अवॉइड करना चाहिए। पर आपका प्रेगनेंसी अगर लो रिस्क है, आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप सारे ही एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आपका जो भी हाउस होल्ड वर्क है वो कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो वो जॉब भी आप कर सकते हो। वॉट एवर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है वो आप ज़रूर कर सकते हो। सो ये हो गया है आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा जो भी मेडिसिन है, आयरन कैल्शियम्स के मेडिसिन आपने लेना है, प्रोटीन पाउडर आपने लेना है, आपको जो भी मेडिसिन चाहिए इसके अलावा, जैसे कि थायराइड का मेडिसिन है, इकोस्प्रिन का मेडिसिन है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन के कुछ इंजेक्शंस या फिर टैबलेट्स आपको दिए हैं, वो सारे भी आपने डॉक्टर की
सलाह से कंटिन्यू करना है। अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस का अगर हिस्ट्री है आपको, मतलब कि पहले बहुत बार आपके अबॉर्शंस हुए हैं, तो ऐसे केस में हम लोग लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी देते हैं। ये लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन जनरली हम लोग 30 to 34 वीक्स तक के भी कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो बेबी है वो अच्छा मैच्योर हो और बेबी का वेट भी हमें अच्छा मिले और ये जो प्रेगनेंसी लॉस का जो हिस्ट्री है वो रिपीट ना हो। तो ये लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन का इंजेक्शन जो है वो आपको कब तक लेना है, आपके केस में इंडिकेटेड है क्या, ये सारी चीज़ें भी आपने आपके डॉक्टर की सलाह से जान लेनी है। इसके पहले हफ्ते में मैंने बोला कि फीटल इको आपको ज़रूर कराना चाहिए। 24 वीक्स में आपने अगर नहीं कराया तो 24-25 वीक्स में आप ये फीटल इको जो है वो ज़रूर करा ले सकते हो। सो डाइट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट जो है वो लेना चाहिए, फ्रूट्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, हाइड्रेशन आपका अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। कोकोनट वाटर आप ज़रूर ले सकते हो। कोकोनट वाटर ऐसा बोला गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड के जैसा ये ज़्यादातर होता है, तो ये कोकोनट वाटर आप ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने रोज़ ही कोकोनट वाटर लेना चाहिए, पर आप ज़रूर ले सकते हो, अल्टरनेट डे ले सकते हो, या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप ये कोकोनट वाटर जो है वो ले सकते हो। हेल्दी होता है कोकोनट वाटर। उसके अलावा अगर आप फ्रूट जूसेस ले रहे हो तो फ्रेश जूसेस आपने लेना चाहिए। कैन में जो जूसेस रहते हैं वो आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो है वो होते हैं। सो ये हो गया है फ्रूट जूसेस के बारे में। डाइट में मैंने बोला कि ग्रीन वेजिटेबल्स आपने ज़्यादा लेने हैं। इसके अलावा बहुत बार एनीमिया पेशेंट्स को होता है, तो एनीमिया में हम क्या कर सकते हैं, बहुत बार हम लोग जो हमारे जो वेसल्स होते हैं, मतलब जो हमारे जो बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो जनरली क्या होता है कि वो कोटेड होते हैं, मतलब नॉन स्टिक ही बनाते हैं। लेकिन हम लोग अगर आयरन की कढ़ाई में अगर ये खाना बनाते हैं, बहुत बार हम लोग हमारे पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं कि अगर आप आयरन की जो लोखंड की कढ़ाई होती है, अगर उसमें आप आपका सब्जी बनाते हैं, हाँ थोड़ा सा वो बनने में और दिखने में ये सब्जी जो है वो ब्लैक दिखती है, क्योंकि उसमें का जो आयरन है वो कढ़ाई में का वो सब्जी में आ रहा है। लेकिन जिनको एनीमिया डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोज हुआ है, उन्होंने ये एक चेंज करके देख सकते हैं आप कि आप जो कढ़ाई है वो आप ये जो कढ़ाई है वो लोखंड की कढ़ाई है और उसमें आप अगर खाना, तो ये भी आपको लोह जो है वो इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ऑफकोर्स अगर आपका नहीं बढ़ रहा है टैबलेट्स से या फिर ये डाइट से, तो इंजेक्टेबल आयंस हम लोग एडवाइस करते हैं, जैसे कि ओरोफर एस जो है, या फिर जो भी इंजेक्टेबल आयन है, आयन सुक्रोज, ये हम आपको एडवाइस करते हैं अगर आपका HB जो है वो ज़्यादा ही कम है तो। सो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपने अच्छा ही रखना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ऐसा देखा गया है अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो प्रीटर्म डिलीवरी और बेबी का वज़न कम होना, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती है। प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क, प्री क्लैम्शिया का रिस्क, मतलब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का रिस्क और बेबी कम वज़न का पैदा होने का रिस्क, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 11 से ऊपर रहने का आपने ज़रूर आपके प्रेगनेंसी में ट्राई करना चाहिए। भले ही वो डाइट से हो, भले ही वो मेडिसिन से हो, भले ही वो इंजेक्टेबल से हो, लेकिन आपने आपका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन लोगे, आपके प्रॉपरली डाइट लोगे आप, तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे से मेंटेन हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और 25th वीक में मदर में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हमने जाना। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।